नमस्कार। सब लोग लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, लाप्लास का निहारिका सिद्धांत, ठीक है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है लाप्लास का निहारिका सिद्धांत। लाप्लास ने, सबसे पहले बात करते हैं लाप्लास ने कब निहारिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत अपना दिया था सन 1796 में। कब दिया था? 1796 में। अब सबसे पहली बात आती है, अगर लाप्लास ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है 1796 में, तो निश्चित रूप से संशोधित रूप होगा। और किसका संशोधित रूप होगा? सबसे पहली बात यह है, संशोधित रूप यह होगा कांट के, जो कांट ने दिया था अपना सिद्धांत, गैसीय सिद्धांत। कांट ने कौन सा दिया था? संशोधित रूप होगा कांट के गैसीय सिद्धांत या गैसीय परिकल्पना। गैसीय परिकल्पना के, जो गैसीय परिकल्पना में गलतियां की थी कांट ने, जो यहां पर गलतियां हुई थी कांट से, उसको संशोधित किया लाप्लास ने, और लाप्लास ने उन गलतियों को दूर करने की कोशिश की। यह भी एक हाइपोथेटिकल यूज है, ठीक। ये याद रखिएगा, साइंटिफिक नहीं है, हाइपोथेटिकल है। केवल और केवल अपने दिमाग से इमेजिन करके इन चीजों को हटाने की कोशिश लाप्लास ने अपने सिद्धांत में की। कौन सा सिद्धांत था? निहारिका सिद्धांत था, जिसमें लाप्लास ने इसे हटाने की कोशिश की। अब लाप्लास का इस चीज के बारे में, निहारिका परिकल्पना, अपनी बुक किसमें दिया था? बुक का नाम आप लोग लिख लीजिए जरा, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। किस बुक में इन्होंने दिया था? अपनी बुक में, ये इनकी बुक थी, उसमें इन्होंने इस सिद्धांत की चर्चा की थी। कई बार पूछ भी लेता है पीटी वगैरह में भी, तो मेंशन रहेगा पीटी के लिए भी। तो एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में इन्होंने बताया था कि निहारिका सिद्धांत जो ये दे रहे हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि इन्होंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे रिलेट किया था, कैसे एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले ये हो गया कि संशोधित रूप है, ठीक है। अब लाप्लास ने सबसे पहले कहा अतीत काल में गतिशील महापिंडों के रूप में इन्होंने इसकी व्याख्या की। किसकी रूप में की? अतीत काल के गतिशील महापिंडों के। तो सबसे पहली आती है लाप्लास की
ठीक है। लाप्लास ने प्रारंभिक स्टेज क्या की, इन्होंने गतिशील महापिंडों के रूप में इसकी व्याख्या करना प्रारंभ की। इन्होंने कहीं पर यह नहीं कहा कि कोई भी पिंड जो यहाँ पर है वो निष्क्रिय अवस्था में या स्थिर अवस्था में, इन्होंने वर्ड क्या यूज किया, गतिशील महापिंड थे। कांट ने क्या यूज किया था, स्थिर है, गति नहीं है। कांट ने ये यूज किया, संशोधित रूप है ये कांट का, तो इन्होंने कहा गतिशील महापिंड थे। ठीक, अब गतिशील महापिंड के रूप में इन्होंने निहारिका, जिन ये महापिंड जो हुए, इन महापिंडों को कांट लाप्लास ने क्या कहा, निहारिका के नाम से इन्हें पुकारा। तो लाप्लास ने इनको क्या कहा, निहारिका के नाम से इनको पुकार दिया कि ये जो गतिशील महापिंड हैं, ये गतिशील महापिंड क्या है, निहारिकाएं हैं। ठीक है, इनके माध्यम से निहारिका सिद्धांत को महापिंडों की गतिशीलता के माध्यम से लाप्लास ने इसे व्यक्त किया। ठीक है, अब आते हैं, जब इन्होंने गतिशील पिंड की बात कर ली है तो गतिशील पिंड में अब गति के माध्यम से ये बताएंगे भी कि निहारिका में गति के कारण क्या था। सबसे पहली बात आ गई कि निहारिका क्या थी, गतिशील थी। जब निहारिका गतिशील है आपकी तो निश्चित रूप से उसमें ऊष्मा भी होगी, विकिरण भी होगी, गति भी होगी। पहले से ही वर्ड डिफाइन कर दिया गया कि ये गतिशील है, तो निहारिका सबसे पहले वर्ड आ जाएगा। निहारिका के अगर इसको ग्राफ से हम लोग समझते हुए चलेंगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इन्होंने पहले बात क्या कही, ठीक, अगर इसको थोड़ा सा अगर मैप से समझे हम लोग तो इन्होंने स्पष्ट ये कहा कि ये जो पदार्थ है, ये महापिंड क्या है, गतिशील है। सबसे पहले इन्होंने कह दिया महापिंड गतिशील है, और इन महापिंडों को ही इन्होंने पूरे महापिंडों को क्या कहा, निहारिका कह दिया। ठीक है, जब इन्होंने इन महापिंडों को निहारिका का नाम दिया तो निश्चित रूप से जब इनमें गति होगी तो विकिरण के कारण इनमें नाश होने लगेगा। ठीक, क्या होगा, आपस में जब गति होगा तो इनमें विकिरण भी उत्पन्न होगी। ठीक, ऊर्जा का क्षय होता है ना, जहां पर भी विकिरण होगी तो निश्चित रूप से विकिरण के बाद क्या होगा, पहली स्टेज होगा कि विकिरण उत्पन्न होगा। जब आपस में गति करेंगे, कोई भी पिंड जब आपस में एक दूसरे के साथ रोटेट करते रहेंगे तो विकिरण उत्पन्न करेंगे, और जब विकिरण उत्पन्न करेंगे या आपको लगातार दौड़ाया जाए तो ऊर्जा का क्या होगा, नाश होगा। क्या होगा, ऊर्जा का नाश होने लगेगा, धीरे धीरे आपकी ऊर्जा भी नष्ट होने लगेगी। तो यहां पर जब पिंडों में विकिरण निरंतर होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, विकिरण ऊष्मा का नाश होगा।
ठीक, तो यहां पर हो जाएगा विकिरण ऊष्मा का नाश होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि विकिरण ऊष्मा का नाश क्यों होगा, आखिर जब गति कर रही है कोई भी वस्तु तो निश्चित रूप से उसमें विकिरण ऊष्मा होगी, और विकिरण ऊष्मा होगी तो उसका क्षय भी निश्चित ही होगा। क्योंकि किसी भी वस्तु में जब आप गाड़ी भी चलाते हो और एकदम से स्पीड में होती है तो उसमें क्या होता है, फ्यूल आपका धीरे धीरे खत्म होता है ना, तो फ्यूल ही तो बर्न कर रहा है, फ्यूल ही तो एनर्जी दे रहा है गाड़ी को। वही फ्यूल के हिसाब से आप सोचिए कि इसमें क्या कहा, इन्होंने कहा निहारिका में गति होती है, गति के कारण विकिरण उत्पन्न होगा पिंडों में, और विकिरण उत्पन्न होगा तो विकिरण का नाश भी होगा। ठीक, तो ये गति जो है निरंतर चलती रहती है। क्या चलती रहती है, ये जो गति थी ये गति निरंतर चलती रहेगी। ठीक, यह स्थिति निरंतर चलती रहेगी, और जब निरंतर चलेगी गति का नाश होगा तो इसका क्या होने लगेगा, निरंतर चल रही है यही गति, तो इसका संकुचन होना प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकुचन होना प्रारंभ हो जाएगा। लाप्लास ने इसको बड़ा साइंटिफिक तरीके से पकड़ा कि इसको इस स्टेप में लाया जाए जिससे ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सके। अगर आप लोग लगातार भागते रहेंगे एक दिन क्या होगा, पहले ऐसा शरीर होता है जो कहते हैं ना, जब हैवी शरीर हो जाता है हमारा तो हम लोग कहते हैं रनिंग करना चाहिए, जिससे क्या होता है आपका जो हैवी वेट है वो बर्न होगा, बर्न होगा तो आप में संकुचन होगा, मतलब आपके आयतन में कमी आएगी। जब आयतन में कमी आना प्रारंभ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका शरीर जो है वो दुबला होगा, पतला होने लगेगा ना। तो सेम चीज यहां पर है, जब ऊर्जा का निरंतर नाश प्रारंभ हो जाएगा और गति निरंतर चलती रहेगी तो संकुचन होना प्रारंभ हो जाएगा, और संकुचन होने से आपके आयतन और आकार में ये पॉइंट आएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आप जब दौड़ते भागते रहते हैं तो आपका जो बॉडी वेट होता है वो कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है, क्योंकि एनर्जी बर्न हो रही है आपकी बॉडी की। जब एनर्जी बर्न होगी तो आपके आयतन में कमी भी आएगी। ठीक, तो निश्चित रूप से उसी साइंस को पकड़ते हुए चलिए, किसी भी चीज को इतना हाईलाइट मत करिए, इतना ब्रेन में प्रेशर नहीं डालना। हर चीज बहुत एक दूसरे से साइंटिफिक ढंग से जुड़ी हुई है, कुछ भी प्रेशर नहीं है, एक एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है अगर स्टेप में चीजों को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले क्या थी, निहारिका में गति थी, विकिरण ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, विकिरण ऊष्मा उत्पन्न होगी, निरंतर काम करते रहेंगे तो विकिरण ऊष्मा का नाश होगा, नाश होने के बाद और यही गति निरंतर चल रही है तो निरंतर चलेगी तो संकुचन भी होगा, संकुचन में होगा तो आयतन और आकार में कमी भी आएगी। जब आयतन और आकार में कमी आएगी आयतन और आकार में कमी आएगी तो लाप्लास ने कहा कि आपकी गति में वृद्धि हो जाएगी। निश्चित रूप से है कि जब आपका शरीर पहले बहुत हैवी था तो आप धीरे धीरे दौड़ पा रहे थे, गति नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं थी, और जब आपका आयतन कम होने लगेगा गति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो सेम चीज यहां पर क्या किया है कि आयतन और आकार में कमी आएगी तो आपकी गति वृद्धि होती जाएगी, मतलब गति बढ़ जाएगी। जब गति बढ़ेगी तो आप एक चीज और समझिएगा कि जब निरंतर किसी भी चीज की प्रैक्टिस करने के बाद गति बढ़ती है तो उसमें क्या होता है,
कि यहाँ पर जब गति बढ़ गई तो यहाँ लाप्लास ने स्पष्ट एक लाइन और कहा, जब गति बढ़ेगी तो यहाँ पर जो केंद्रापसारी बल है, ठीक कौन सा केंद्रापसारी बल है, वो निहारिका के मध्य भाग में उभार उत्पन्न कर देगा। लाप्लास ने ये कहा कि केंद्रापसारी बल मतलब किसके, निहारिका पर तो निहारिका के जो केंद्रापसारी बल है वो प्रसारी बल क्या कर देगा, केंद्र में उभार उत्पन्न कर देगा। क्यों उभार उत्पन्न कर देगा, तो यहां से समझिए, जब निरंतर यहां से बल लग रहा है किधर, केंद्र से, केंद्रापसारी केंद्र के बाहर, ठीक, तो यहां पर आकर्षण बल लग रहा है किधर, इस ए वस्तु की तरफ। जब ए वस्तु अपनी तरफ खींचेगी तो निश्चित रूप से जब आपको बाहर खींचा जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, इस पूरे क्षेत्र में कैसा, एक उभार नुमा आकृति का निर्माण हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, उभार नुमा आकृति। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, एक उभार नुमा आकृति का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि वो केंद्र की तरफ से खींच रहा है अपनी तरफ। जब खींचेगा तो वहां पर उभार नुमा आकृति का निर्माण होगा। जब उभार नुमा आकृति का निर्माण हो जाएगा बेटा, उन चीजों को समझते हुए चलिएगा। उभार नुमा आकृति जब बनेगी तो खिंचाव और अधिक बढ़ेगा, तो वो उभार अलग भी होगा। ठीक है, जब ये उभार आगे बढ़ा तो निश्चित रूप से इसका इस वस्तु के प्रति मतलब जो बाहर से बल लग रहा है, इसको खींच रहा है अपनी तरफ, किधर, अपनी तरफ खींच रहा है। ये बल, ये कोई बल होगा ना, जो बल अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होगा, ये अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक, जब अपनी तरफ ये बल खींचेगा निहारिका को, निहारिका को अपनी तरफ खींचेगा तो निश्चित रूप से एक चीज मानिए कि निहारिका को जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये पहली स्टेज होगी, और दूसरी स्टेज में क्या हो जाएगा, निहारिका से ये जो आगे वाला क्षेत्र है ये छल्ले के रूप में अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक छल्ले के रूप में
ठीक, निहारिका से एक छल्ले के रूप में अलग हो जाएगा। ठीक, एक छल्ला अलग हुआ, यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। क्या चलती रहेगी? एक छल्ला अलग हुआ, फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लाप्लास ने ये बोला कि एक छल्ला तो अलग हो गया है, लेकिन यह प्रक्रिया बाहर निरंतर चलती रहेगी। यही प्रक्रिया निरंतर, इसमें केंद्रापसारी बल लगता रहेगा और यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है। यह रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। जब तक उस निहारिका के पास पदार्थ है तब तक यह प्रक्रिया चलेगी। कब तक चलेगी? जब तक इसके पास पदार्थ है तब तक यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। जब यह प्रक्रिया बेटा निरंतर चलती रहेगी, एक चीज को और समझिए, तो इससे आगे चलकर क्या होता है, जब यह निरंतर चलेगी तो इससे 9 छल्ले और अलग होते हैं। क्या होते हैं? इससे 9 छल्ले लाप्लास ने बताया कि यह प्रक्रिया जब चल रही है तो इसमें एक छल्ला निकला, उसके बाद यही प्रक्रिया चलती रहेगी और 9 छल्ले अलग निकलेंगे। तथा जब छल्ले निकल गए तो इन्हीं छल्लों से क्या बनेगा? इन्हीं से टूट टूट के उपग्रह का भी निर्माण होगा। किनका निर्माण होगा? उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक छल्ले से उपग्रहों का भी निर्माण होगा। लेकिन उन्होंने एक चीज और स्पष्ट की यहां पर कि और क्या होगा। 9 छल्ले अलग हो गए, उपग्रह की चर्चा हुई। अब यहां पर जो ये छल्ले अलग हुए थे तो ये छल्ले क्या होते हैं? एक गांठ के रूप में परिणित हो जाते हैं। किसके रूप में हो जाते हैं? एक गांठ के रूप में परिणित हो जा रहे हैं और जो कि शीतल होकर ग्रह के रूप में परिवर्तित होंगे। तो यह छल्ले, जो छल्ले आपके निकले थे 9 छल्ले, किसके रूप में आ जाते हैं? गांठ के रूप में अस्तित्व में आ जाते हैं। और यही आगे चलकर क्या? आगे चलकर शीतल होते हैं। और जब ये सारे शीतल होंगे तो लाप्लास ने कहा कि ये जब शीतल होंगे तो साहब ये बनेंगे ग्रह। ठीक, और कैसे ग्रह बनेंगे?
ठोस ग्रह का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? ठोस ग्रह का निर्माण यह शीतल छल्ले करेंगे। ठीक, और जब यह शीतल ग्रह का निर्माण कर देंगे तो उसके बाद यही ग्रहों से, अभी जो कि मैंने बताया आप लोगों को, इन्हीं ग्रहों से, मतलब कि अगर मान ले कि यह ग्रह है, ठीक, इसी ग्रह से क्या होगा? टूट कर क्या होगा? टूट कर। और क्यों टूटेगा? आप ये सोचिए क्यों टूटेगा? टूटेगा क्योंकि आप उसी प्रक्रिया को जो निहारिका के साथ हुई थी, जो प्रक्रिया जो प्रक्रिया निहारिका में हुई थी, उसी प्रक्रिया से ग्रह से उपग्रह पर टूटकर निर्मित होंगे। मतलब कि ग्रह से ही उपग्रह की उत्पत्ति हुई है। ग्रह से ही उपग्रह की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं लाप्लास। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई कि ग्रह से ही उपग्रह की उत्पत्ति कैसे होती है, ये चीज स्पष्ट हुई आप लोगों को। लाप्लास ने इस पर डिस्कशन किया, इस पर व्यक्त किया, अपने विचार व्यक्त किए और आप लोगों को बताया कि ग्रह से ही उपग्रह की उत्पत्ति होती है। कैसे उत्पत्ति होती है? जैसे निहारिका की प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई थी, निहारिका का एक भाग था, केंद्राभिसारी बल लगा उसमें, और वो भाग जो था वो पूरी गतिशील था। गतिशील में ऊष्मा का विनाश हुआ, ऊष्मा का विनाश होने के बाद संकुचन हुआ, आयतन में कमी हुई, गति में वृद्धि हुई, गति में वृद्धि होने से उसमें केंद्राभिसारी बल लगा, केंद्र की तरफ उसमें खिंचाव अधिक हुआ, खिंचाव अधिक होने से केंद्र से वह टूटकर अलग हुआ और निरंतर यह प्रक्रिया बढ़ी। उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ, शीतल हुए, गांठ के रूप में आए और उनसे ग्रह बने। यही प्रक्रिया सेम पुनरावृत्ति होगी उपग्रह के लिए। इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक बार चीजें समझनी है। ठीक है, यूपीएससी डायरेक्ट नहीं, इसको घुमा के प्रश्न पूछता है, उन पे फोकस करिएगा कि हर चीज डायरेक्ट नहीं पूछी जाती है। और पीसीएस वाले भी बच्चे जो हों, अब वो अपना ट्रेंड चेंज करें, कोई भी चीज अब आपसे डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी। इसीलिए इन चीजों को आप समझते हुए चलिए। और इसके बाद जब लास्ट में निहारिका बचती है, मतलब कि लास्ट में मूवमेंट ऑफ द निहारिका, लास्ट पार्ट, जो लास्ट पार्ट आपका बचता है निहारिका में, इसे अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ठीक, अवशिष्ट पदार्थ निहारिका में बचता है, जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है, उस अवशिष्ट पदार्थ से ही, इस बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ से किसकी उत्पत्ति होती है? सूर्य की। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि जब सब कुछ टूट के ग्रह उपग्रह सब बन गए तो जो थोड़ा बहुत पदार्थ बचा था,
अप्रोक्सीमेटली यहां पर 90% यूज किसने कर लिया, ग्रहों की, जो कि लाप्लास के लिए आगे चल के आलोचना का कारण बनेगा। और अवशिष्ट पदार्थ का मतलब मैक्सिमम यूजेस ऑफ द पार्टिकल्स ओनली 1-2% वी यूज दैट, और वो एनर्जी के रूप में आया, वो है आपका सन। ठीक है, तो यहां पर सन बना 2% से, बाकी ग्रह बने आपके 98% से। ठीक है, तो ये थी लाप्लास की थ्योरी, जो लाप्लास ने अपने सिद्धांत, निहारिका सिद्धांत में आप लोगों को व्यक्त किया था ना। इसके बाद लाप्लास की सबसे आलोचना की बात आएगी कि अब आलोचना क्या है। एक चीज और बता दे रहा हूं कि पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ही ज्वाइन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है आप लोगों के पास। तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, अदरवर्ड पर्सनली नहीं भेजा जाएगा, मतलब नहीं भेजा जाएगा। डोंट सेंड मी मेल्स, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल प्लीज। पर्सनल इतने मैसेज मत करिए कि फोन हैंग हो जाए, है ना। आपको जो बात करनी है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं आखिर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, आप लोगों को सारे पीडीएफ्स मिल रहे हैं, सारे नोट्स मिल रहे हैं, सारे मैप मिल रहे हैं। बेटा इसमें अच्छाई आपकी है, उसमें करंट का नोट्स जा रहा। पर्सनली कितने लोगों को भेजा जा सकता है, आपकी संख्या है 2000-4000 के ऊपर, कि आप लोग इतने लोग मेल और टैक्स कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, तो उसमें ये चीजें हैं। मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप लोग इतना प्यार देते हो मुझे। लेकिन प्यार देने का मतलब ये भी है कि बेटा आप टेलीग्राम में आओ, तो मेरा भी प्यार आप लोगों तक पहुंचे, तो मेरी भी चीजें आप लोगों तक पहुंचे, जिससे आप लोगों को बेहतर से बेहतर। और पर्सनली मांगोगे तो कितने लोगों को भेजा जा सकता है, टेक्निकल टीम कितने लोगों को आपको इंडिविजुअली भेज सकती है। आप लोग एक जगह बैठ जाओ ना, आप लोगों को बेहतर ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो उन पे फोकस करिएगा बेटा, इन चीजों को थोड़ा सा माइंड करिएगा, क्योंकि लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशन में रहना जरूरी है। क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट है, वहां पर जरूरत पड़ती है इस चीज की कि आपको मैक्सिमम चीजें लेनी है, तो मैक्सिमम चीजें वहां पर बैठो जहां पर बहुत ज्यादा ढेर लगा हो नॉलेज का। वहां मत बैठो अकेले मैं पढ़ लूंगा, अकेले पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप लोगों के पास एक अच्छा ग्रुप है, हेल्दी ग्रुप है, तो ग्रुप डिस्कशन करिए। आप एक चीज याद रख लीजिए कि जैसे कि टीचर से आप लोग जानना चाहते हैं, तो टीचर आपका एक गाइड करता है, लेकिन जब ग्रुप क्रिएट करते हैं ना, आप ग्रुप पे डिस्कशन करते हैं, आपस में बैठ के कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी। और मे बी अब जो कंडीशन बनी है पीसीएस की, स्टेट पीसीएस में, उसके लिए भी एक हेल्दी ग्रुप चाहिए, हेल्दी माइंड चाहिए। उसके लिए आप लोगों को खाना भी होगा, पीना भी होगा, और अच्छे से अपनी हेल्थ बनानी होगी। हेल्थ बना के, क्योंकि हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहता है, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोगों को मेमोराइज करने की प्रॉब्लम है कि सर याद कैसे करें, आप याद कर लेते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। तो उसके लिए बेटा रिकॉल, मैक्सिमम टू प्रैक्टिस, एक चीज को बार बार लर्न करिए, बार बार देखिए, बार बार पढ़िए। अपने आप रिपीटिशन जब होने लगेगा ना, तो आप लोगों को भी याद रहेंगी चीजें। ऐसा नहीं कि मैं गॉड हूं, मुझे सारी चीजें याद रहती, कई चीजें मुझे भी स्किप होती है, मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक, तो आप लोग भी वो करिए, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट में कोई भी ऐसा मत सोचिए कि रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन मेहनत अगर मेरे अकॉर्डिंग करेंगे तो रिजल्ट नेसेसरी है। आप लोगों को कंप्लीटली और कंफर्म मिलेगा, जो कि मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे। मेरे मेहनत करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा बेटा। मैं मेंस आपका लिखने नहीं जाने वाला, ना मैं पीटी देने जाने वाला हूं। आपका देना होगा, मैं अपना दूंगा, आपका क्यों दूंगा, है ना। तो चीजें वो है। तो आप मेरे साथ चल रहे हैं, तो आप ये समझिए कि मैं बूस्ट कर रहा हूं, तो आप उसके एनर्जी के लेवल पे चलिए। चलिए आते हैं हम लोग आलोचना पे। ठीक है, कभी कभी आप लोगों की बातें याद आ जाती हैं, तो उन पे बोल देता हूं। आलोचना, तो सबसे पहली आलोचना तो हम लोगों ने अभी देख ली। इन्होंने कहा था कि कोई भी वस्तु, जो भी पिंड बने, वो ग्रह जो है 98% है, पहली बात। और जो हमारा सूर्य है वो 2% से निर्मित हुआ।
तो पहली कंडीशन इनकी यहीं पर गलत हो गई, यही चीज इनकी आलोचना के रूप में आ गई कि सूर्य कैसे 2% के रूप में आ सकता है। दूसरी बात इन्होंने कहा कोणीय वेग अलग अलग होने पर, तो यहां पर जो दूसरी बात इन्होंने कहा कि साथ कोई एक निहारिका है और निहारिका में गति है, ठीक है, गति है, मानते हैं, ठीक। अगर वो गति है उस निहारिका में तो सबसे पहली बात वो ये है कि निहारिका जो होगी वो ठोस नहीं होनी चाहिए थी। ठोस नहीं, द्रव होना चाहिए था। आपने क्या बताया कि ये ठोस अवस्था की चीजें महाखंड हैं, महापिंड हैं, तो ये क्या होगा कि ये ठोस अवस्था की बात को बताता है, ठीक। और जब कोई वस्तु ठोस अवस्था में होगी तो उसका क्या होगा, टूटना बड़ा मुश्किल होता है। और आपने कहा था कि केंद्र की तरफ जब बल लगेगा तो ये क्या निकलेगी, आपका एक पूरा केंद्रीय रूप में बाहर आएगा और ये छल्ले के रूप में टूटेगा। जब ये छल्ले के रूप में टूटेगा, आपने कहा आयतन में कमी होगी, ठीक। आपने कहा उसके आकार में कमी होगी। आयतन और आकार में कमी कब होगी, ठोस होगा तो उसके आयतन और आकार में कमी इतनी आसानी से नहीं होने वाली है, नई प्रक्रिया होने वाली है, नहीं चलने वाली। तो ये भी एक गलत आपका तर्क रहा है यहाँ पर। दूसरी, सूर्य के लिए आपने जो बात कही वो गणितीय सूत्र के आधार पर आपकी वो परिकल्पना गलत हो गई, जो 98% आपने ग्रहों के साथ जोड़ा और 2% सूर्य के साथ जोड़ा, ठीक है। तो 2 पॉइंट ये गलत हो गए। तीसरा पॉइंट आपका आता है कि आपने कहा कि निहारिका का जो महाखंड है, जो तीसरा पॉइंट आता है, आपने कहा महाखंड है वो उसमें गति पहले से है, तो गति पहले से है तो ऊष्मा भी पहले से है, ठीक। अगर इस महाखंड की बात करें कि ये आपके महाखंड हैं जिसको आपने निहारिका नाम दिया, ठीक। तो साहब इनमें गति कहां से आ गई, इस बात को भी लाप्लास व्यक्त नहीं कर पाते हैं अपनी थ्योरी में कि इन महाखंडों में कहां से गति आई, ठीक। जब ये व्यक्त नहीं कर पाएंगे आप तो चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। तो ये महज एक सुंदर कल्पना रही लाप्लास की कि लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति में कांट को तो गलत ठहराया। दूसरी बात, इसकी थ्योरी जो लाप्लास का सिद्धांत रहा, परिकल्पना रही, उसको लंबे समय तक एक्सेप्ट किया गया। क्यों? एक सरलतम रूप दिया था इन्होंने। क्या दिया था? एक सरलतम रूप था जो लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ गया कि ऐसा हो सकता है। बट वास्तविकता में जब इसका परीक्षण किया गया तो यह महज एक क्या निकली? कल्पना। यह एक कल्पना थी, कोरी कल्पना और किसी ने दी थी, कांट ने भी एक कल्पना ही दी थी, ठीक। मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले इमेजिनेशन होता है, किसी भी चीज का इमेजिन करेंगे आप, ठीक। तो ये भी एक कोरी कल्पना थी जिसका सुंदर रूप दिया गया था और पृथ्वी की उत्पत्ति में यह कल्पना ठीक, यह कल्पना मील के पत्थर के रूप में शामिल हुई, ठीक। कैसे साबित हो गई? कि इसने एक ओपन विजन दे दिया सोचने के लिए। 2 स्टेप में अद्वैतवादी जो
परिकल्पना थी, अद्वैतवादी जो सिद्धांत आए, उसने कहीं ना कहीं द्वैतवादी सिद्धांतों के लिए एक रास्ता खोला, एक विचार दिया। ठीक है, तो यह एक मील के पत्थर के रूप में होती है। ठीक, अब हमने अद्वैतवादी खत्म कर लिया है, अब द्वैतवादी परिकल्पना की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ जाएंगे अब? द्वैतवादी। द्वैतवादी में सबसे पहले क्या है? चेम्बरलिन एवं मोल्टन का ग्रहाणु सिद्धांत। अब एक भी क्लास मिस मत करिएगा, नहीं तो फिर आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर एक भी चीजें नहीं समझ में आती। तो वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, नोट्स के लिए पीडीएफ चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इन सब चीजों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चल रहे हैं। क्या है? चेम्बरलिन एवं मोल्टन का ग्रहाणु सिद्धांत। ठीक है,